नमस्कार। प्रतापगढ़ स्टडी कार्नर में आप सभी का स्वागत है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और इसके जो पहले का वीडियो हो प्लेलिस्ट में है, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें जाके प्लेलिस्ट में और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मुख्य परीक्षा हेतु बनाया गया है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, ग्रामीण गरीबी सही अर्थों में बहुआयामी है और व्यापक प्रभाव के लिए इन सभी आयामों पर एक साथ कार्यवाही करना आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में की जाने वाली विभिन्न पहलों को समेकित करने का प्रयास कहाँ तक सफल हुए हैं, परीक्षण कीजिए। तो चलिए देखते हैं। इसमें संधारणीय विकास लक्ष्यों SDG में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि गरीबी एक बहुआयामी समस्या है, इसलिए इसके समाधान हेतु कई तरह के उपाय करना आवश्यक है। गरीबी मुक्त ग्रामीण समुदायों के निर्माण की अनेक चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए कृषि से इतर गतिविधियों से आजीविका कमाने और रोजी रोटी के एक से अधिक साधनों को अपनाने की आवश्यकता है। अद्यतन आंकड़ों में से विदित होता है कि विनिर्माण क्षेत्र का आधा और सेवा क्षेत्र का 1/3 पहले ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन चुका है। जाहिर है कि आजीविका विकास और इसमें विविधता लाने के कार्यक्रमों के जरिए आय एवं रोजगार के अवसर बढ़ाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। इसके निमित्त अथक प्रयत्न किए गए हैं। यथा पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास, आजीविका में विविधता लाने, गरीबी कम करने और उसके माध्यम से गरीब परिवारों में खुशहाली बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों के वित्तीय संसाधनों के आवंटन में काफ़ी बढ़ोतरी की गई है। दूसरा, संसाधनों के आवंटन में हिमालयी राज्यों के लिए साझेदारी अनुपात जो है कि 90:10 और गैर हिमालयी राज्यों के लिए 60:40 कर दिया गया, जिससे क्षेत्रीय विषमता और संसाधनों के आवंटन में सहभागिता बढ़ाई जा सके। आवास कार्यक्रम के अंतर्गत बजट से इतर संसाधनों से भी धन जुटाया गया। 13वें वित्त आयोग की तुलना में 14वें वित्त आयोग के तहत राज्यों को अधिक धनराशि आवंटित करने की व्यवस्था की गई। महिला स्वयं सहायता समूहों ने पिछले 5 वर्षों में कुल 1.64 लाख करोड़ रुपए बैंक ऋण के रूप में जुटाए हैं। इसके अलावा ग्रामीण गरीबी कार्यक्रमों के लिए सुनिश्चित संसाधन उपलब्ध कराने, स्वच्छ भारत मिशन पर जोर देने, कृषि मंत्रालय और गरीबों के लिए बुनियादी ढांचे व आजीविका के अन्य कार्यक्रमों तथा ग्रामीण भारत को वित्तीय संसाधनों का पूर्ण अंतरण जैसे कदम भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। इस धनराशि का काफ़ी बड़ा हिस्सा रोजगार और आमदनी बढ़ाने पर खर्च हो जाता है। सामाजिक आर्थिक जाति गणना के निर्धारिता के मानदंडों को उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस, सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन और हाल में आयुष्मान भारत के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण कार्यक्रम में लागू करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिली है कि विकास के फायदे समाज के सबसे निर्धन लोगों पर तक प्राथमिकता के आधार पर पहुँचे। मनरेगा के तहत राज्यों के श्रमिक बजट को अंतिम रूप देने में सार्वजनिक आर्थिक जाति गणना के उपयोग और दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत अत्यंत गरीब परिवारों की महिलाओं को शामिल करने पर जोर देने से भी यह सुनिश्चित करने में मदद मिली है क्योंकि गरीब परिवारों की अधिकता वाले क्षेत्रों को ग्रामीण गरीब उन्मूलन कार्यक्रम में प्राथमिकता मिले। नेक्स्ट इसमें है, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रमुख कार्यक्रम है।
और पिछले 4 वर्ष में 1.69 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। गैर रासायनिक कृषि पारिस्थितिकी पहल के अंतर्गत 33 लाख महिला किसानों की मदद की गई। 86,000 उत्पादक समूह और 126 कृषि उत्पादक कंपनियों की स्थापना की गई। ग्रामीण परिवहन के लिए आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत महिला ड्राइवरों द्वारा 449 वाहन चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का विस्तार करके 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल उपलब्ध कराने से गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा मिली है। ऐसे अनेकानेक कदमों के माध्यम से पारिवारिक गरीबी और क्षेत्रीय गरीबी को दूर करने का प्रयास किया गया है। ग्रामीण गरीबी की समस्या के समाधान के लिए पिछले कुछ वर्षों में अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं और महिला स्वयं सहायता समूह को अधिक बड़े पैमाने पर बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इन सब उपायों से आमदनी के साथ साथ रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि आजीविका में विविधता आई है और उसका विकास हुआ है। गांव में आमदनी उत्पादक परिसंपत्तियों और उद्यमों में बढ़ोतरी हुई है। मनरेगा के अंतर्गत कराए गए जल संरक्षण कार्यक्रम के अध्ययन से भी इस बात की पुष्टि होती है कि आमदनी उत्पादकता क्षेत्रफल और भूमिगत जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। इस तरह की बढ़ोतरी से निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कुल मिलाकर ग्रामीण गरीबी की चुनौतियों पर उपरोक्त वर्णित उपायों के जरिए कारगर तरीके से ध्यान दिया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा समस्या क्या है, इसकी स्थिति और सुधार के उपाय सुझाइए, अथवा धरती के संबंध में उत्पन्न खतरे के निवारणार्थ सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो मिट्टी एक अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। कृषि प्रधान देश के लिए इसका महत्व सर्वाधिक है। भारत की मिट्टी मृदा अपरदन, जल क्रांति, क्षारीयता, बंजर भूमि, मरुभूमि का विस्तार तथा मानव द्वारा भूमि शोषण की समस्याओं से ग्रस्त है। अतः मृदा की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने तथा उससे निरंतर उत्पादन के लिए यह आवश्यक है कि मिट्टी की उक्त समस्याओं के समाधान की ओर यथेष्ट ध्यान दिया जाए। भारतीय परंपरा में पृथ्वी को माता का दर्जा दिया गया है और इसकी सेहत की चिंता की जानी चाहिए। आज धरती के समक्ष कैसे कैसे खतरे उत्पन्न हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि भारत सरकार इन खतरों से निपटने के लिए मरुस्थलीकरण रोकने, वन क्षेत्र बढ़ाने, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने जैसे उपाय कर रही है। इसके अलावा सरकार जारी बजट प्राकृतिक खेती पर ध्यान देने के साथ साथ जल संरक्षण को भी जन आंदोलन बना रही है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन की तरह अब पर्यावरण संरक्षण की मुहिम शुरू की गई है। देखा जाए तो धरती की सेहत बिगाड़ने में एक बड़ा योगदान रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों का रहा है। इसी को देखते हुए इस साल स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम संशोधन में प्रधानमंत्री ने पर्यावरण अनुकूल खेती पर जोर देते हुए रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों के उपयोग को धीरे धीरे कम करने और अंततः इसका इस्तेमाल बंद करने का आह्वान किया था। इन्होंने यह भी कहा था कि एक किसान के रूप में हमें धरती को बीमार बनाने का हक नहीं। इस साल के बजट में भी जारी बजट खेती का ऐलान किया गया है। इसमें खेती के लिए जरूरी बीज, खाद, पानी आदि का इंतजाम कुदरती रूप से किया जाता है। केंद्र सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना बनाई है। इसके तहत 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। मोदी सरकार की धरती बचाने की यह पहल अकारण नहीं है। देश में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से एक और धरती की उर्वरता शक्ति नष्ट हो रही है, तो दूसरी ओर अनाज सब्जियों के माध्यम से यह जहर लोगों के शरीर में भी पहुंच रहा है और वे तरह तरह की बीमारियों का शिकार बन रहे हैं। अभी तक यह भ्रामक धारणा थी कि रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल बंद करने से उत्पादन घट जाएगा, लेकिन कई अध्ययनों से यह साबित हो गया है कि रासायनिक उर्वरक
कीटनाशक मुक्त खेती से न केवल लागत में कमी आती है बल्कि उत्पादन में भी बहुत फर्क नहीं पड़ता। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा भारत और चीन में किए गए अध्ययनों के आधार पर इस बात की पुष्टि की गई है कि प्राकृतिक खेती अपनाने से किसानों को आमदनी में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल की रिपोर्ट के अनुसार देश की 30% ज़मीन बंजर होने के कगार पर है। इसका कारण यूरिया का अंधाधुंध इस्तेमाल है, जिसे हरित क्रांति के दौर में उत्पादन बढ़ाने का अचूक मंत्र मान लिया गया था। यूरिया इस्तेमाल के कुप्रभाव के अध्ययन के लिए 2004 में सरकार ने सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना की थी। उसने भी यूरिया को धरती की सेहत के लिए घातक बताया था। रासायनिक उर्वरक कीटनाशक आधारित खेती की शुरुआत यूरोप में औद्योगिक क्रांति के साथ हुई थी, ताकि कम भूमि में अधिक पैदावार हासिल किया जा सके। आगे चलकर विकासशील देश भी औद्योगिकरण और आधुनिक खेती को विकास का पर्याय मानने लगे। भारत ने भी इसी नीति का अनुसरण किया। परिणामस्वरूप देश भर में उर्वरक कारखाने लगे और गेहूं व धान के संकरित बीजों को रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों के साथ उगाया जाने लगा। इससे शुरू में तो उत्पादकता बढ़ी, लेकिन आगे चलकर मिट्टी की नमी और उसके भुरभुरेपन में कमी आई और कृषि मित्र जीव जंतुओं का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। जैसे जैसे मिट्टी की प्राकृतिक शक्तियाँ घटी, वैसे वैसे रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत भी बढ़ी। इसके साथ ही उत्पादकता में भी कमी आनी शुरू हो गई है। उदाहरण के लिए 1960 में 1 किलोग्राम रासायनिक खाद डालने पर उत्पादन 25 किलोग्राम की बढ़ोतरी होती थी, जो 1975 में 15 किलो तथा 2009 में 6 किलो मात्र रह गई है। इस प्रकार रासायनिक उर्वरकों की खपत बढ़ने से जहां एक ओर लागत बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर उत्पादकता में गिरावट आने से किसानों के लाभ में भी कमी आई है। रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती खपत का सीधा प्रभाव सब्सिडी पर पड़ा। 1976-77 में 60 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी दी गई थी, जो 2007-08 में 40,338 करोड़ रुपए हो गई। वर्ष 1920 में इसके 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। पिछली सरकारों ने रासायनिक उर्वरकों के संतुलन इस्तेमाल की ओर ध्यान नहीं दिया, जिससे उर्वरक सब्सिडी यूरिया केंद्रित बनकर रह गई। इसका नतीजा यह हुआ कि यूरिया नमक से भी सस्ती बिकने लगी। इससे उर्वरकों के असंतुलित इस्तेमाल को बढ़ावा मिला। उदाहरण के लिए 83% रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल देश के महज 292 जिले करते हैं, जबकि शेष 433 जिलों के हिस्से में 17% यूरिया आती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का आदर्श भुगतान 4:2:1 है, लेकिन पंजाब में यह अनुपात 31:8:1 और हरियाणा में 28:6:1 तक बिगड़ चुका है। कमोबेश वही स्थिति दूसरे राज्यों को भी है। यूरिया के अत्यधिक प्रयोग ने नाइट्रोजन चक्र को बुरी तरह प्रभावित किया है। नाइट्रोजन चक्र बिगड़ने का दुष्परिणाम केवल मिट्टी पानी तक सीमित नहीं रहा। नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में यह एक ग्रीन हाउस गैस भी है और वैश्विक जलवायु परिवर्तन में इसका बड़ा योगदान है। गौरतलब है कि ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले नाइट्रस ऑक्साइड 300 गुना अधिक प्रभावशाली है। सस्ती यूरिया में न सिर्फ ज़मीन बंजर बनी, बल्कि तस्करी के जरिए यह बड़े पैमाने पर नेपाल और बांग्लादेश पहुंचने लगी। इतना ही नहीं, यूरिया का इस्तेमाल नकली दूध, विस्फोटक बनाने आदि में भी होने लगा था। इसी को देखते हुए वर्ष 2015 में मोदी सरकार ने नीम कोडेड यूरिया का उत्पादन करना अनिवार्य कर दिया, जिससे यूरिया का दुरुपयोग रुक गया। वर्तमान सरकार ने धरती की सेहत सुधारने की जो बहुआयामी मुहिम छेड़ी, यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मील तक का पत्थर साबित हो, इसकी कोशिश सभी को करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल उपयोग दक्षता से आप क्या समझते हैं? जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने में सूक्ष्म सिंचाई की भूमिका का वर्णन कीजिए। किसी पौधे के उपापचय में प्रयुक्त जल और उस पौधे द्वारा वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल हानि के अनुपात को जल उपयोग दक्षता कहते हैं।
अर्थात वस्तुतः जल उपयोग दक्षता के मापन का मूल उद्देश्य सिंचाई पद्धतियों की दक्षता का मापन करना होता है, जिससे पानी के प्रभाव उत्पादन उपयोग की सीमा ज्ञात हो सके। सिंचाई जल वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, अपवाह जलमार्गों से अपसरण एवं निक्षालन द्वारा नष्ट होता है। सिंचाई जल की विभिन्न प्रकार से होने वाली क्षति की सीमा भूमि की भौतिक अवस्था, स्थलाकृत सिंचाई की नालियों एवं अन्य प्रकार के प्रवाह मार्गों तथा सिंचाई पद्धतियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। सिंचाई पद्धतियों का मूल्यांकन जल उद्गम स्थल से पानी के प्रारंभ होने तथा खेत में फसलों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली मात्रा द्वारा किया जाता है। भारत में विभिन्न सिंचाई पद्धतियों की दक्षता भिन्न भिन्न है। देश में सिंचाई परियोजना की सिंचाई दक्षता लगभग 20% है, जबकि सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाकर 30 से 70% जल की बचत की जा सकती है। इस पद्धति में दृढ़ स्प्रिंकलर सिंचाई विधियों का प्रयोग किया जाता है। सिंचाई की वह विधि जिससे सिंचाई के जल को पौधे की जड़ क्षेत्र में बूंद बूंद करके पहुंचता है, उसे ड्रिप सिंचाई कहते हैं या बूंद बूंद सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की यह विधि ऊसर, रेतीली मृदा एवं बागों की सिंचाई के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस विधि का उपयोग मुख्यतः अंगूर, नींबू, अन्य फल वृक्षों एवं सब्जियों में किया जाता है। इस विधि में पीवीसी की पाइप लाइनें खेत में बिछाई जाती है और आवश्यकता अनुसार जगह जगह पर नोजिल लगाए जाते हैं। नोजिल से जल निकलकर मृदा को धीरे धीरे नम करता है। छिड़काव स्प्रिंकल इरिगेशन जो है, छिड़काव विधि के द्वारा हवा में फव्वारे के रूप में पानी का छिड़काव किया जाता है, जो मृदा की सतह पर कृत्रिम वर्षा के रूप में गिरता है। वर्षा धीरे धीरे की जाती है, जिससे कहीं पर पानी जमा ना हो पाए। इस विधि की रूपरेखा में पंप, मोटर, मुख्य से रेखा और फव्वारा निकाय आदि प्रमुख होते हैं। यह एक प्रचलित विधि है जिसके द्वारा पानी की लगभग 30 से 70% तक बचत होती है। यह विधि रेतीली मृदा, ऊंची नीची ज़मीन और जहाँ पर पानी की उपलब्धता कम है वहाँ पर उपयोग की जा सकती है। इस विधि के द्वारा कपास, मूंगफली, तंबाकू, पुष्प आदि फसलों में सिंचाई की जाती है। सिंचाई करते समय वायु तेज नहीं होनी चाहिए। पके फलों को फव्वारे से बचाना चाहिए। ध्यानतब है कि सिंचाई की इस विधि में कवकनाशी, कीटनाशी को रोगों का प्रयोग सुगमता से किया जा सकता है। रेगिस्तानी इलाकों के लिए छिड़काव सिंचाई सर्वोत्तम विधि के रूप में संतुष्ट की गई है। इस प्रकार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में जहाँ कम पानी से अधिक क्षेत्र सिंचाई होती है, वहीं पानी की बर्बादी पर नियंत्रण स्थापित होता है, जिससे जल उपयोग दक्षता बढ़ती है। इस प्रणाली से सिंचाई करने से पहले की गुणवत्ता और उत्पादकता में भी सुधार होता है। सरकार भी प्रति बूंद अधिक फसल के मिशन के अंतर्गत फव्वारा व टपक सिंचाई पद्धति को बढ़ावा दे रही है। ऐसी सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल करने से फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, धन्यवाद।